मैं तलाल हूँ और हम पढ़ने लगे हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का पार्ट 2 और इसके अंदर ये एंटी टेस्ट के लिहाज से पढ़ रहे हैं हम। और अभी क्योंकि पार्ट 1 की जिसने वीडियो अगर देखनी है तो वो अपलोड यूट्यूब पे की हुई है, उसके अलावा ये पार्ट 2 है। इधर इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ मैट्रिसेस की टाइप्स के जो आइडेम्पोटेंट और ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स वगैरह हैं वो पढ़ेंगे, और उसके अलावा फिर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ेंगे इसमें, और उससे कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो आगे उसके टाइप्स वगैरह हैं वो पढ़ेंगे। शुरू करते हैं जी। इसमें पहले नंबर पर आता है आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है कि अगर A इंटू A करें और वो A के इक्वल आ जाए, यानी जैसे आप लिख सकते हैं डेट इज A स्क्वेयर A के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होता है, वो होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बस इनकी ना बस आपने डेफिनेशन याद रखनी है। ये असल में आता बहुत कम है, ये पहले आया करता था कोरोना से पहले के एनिटीज़ वगैरह में, मगर फिर जब कोरोना वगैरह आया उसके बाद से जो एनिटीज़ हुए उसमें तो ये नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है इनकी। बस आप इनकी ना डेफिनेशन समझ लें तो आप लोगों को आसानी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पता तो होगा ना कि क्या है। इनवॉल्यूटरी क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप स्क्वायर लें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो कहलाता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है ना, कि अगर A मैट्रिक्स है उसका आप स्क्वायर लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर क्या कहलाता है, A इज़ एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फिर उसके बाद आपके पास आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे पास A कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें आप A की कोई पावर लें n और वो आ जाए नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप A की पावर लें n और वो आ जाए नल मैट्रिक्स तो फिर A को क्या कहेंगे, A इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और जो n होगा इसमें, ये जो पावर वाला n है ये होगा नीलपोटेंसी इंडेक्स। ठीक है, ये आदत है, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इनके अंदर यही है। इसके बाद आपके पास मेन अब आ रहे हैं आगे, ये इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर आगे अब बताते हैं एचलन और रिड्यूस एचलन वगैरह और रैंक शैंक। इसके अंदर ये मतलब बच्चों ने पढ़ा हुआ भी है पहले, इसके अंदर मुश्किल तो नहीं है। पहले नंबर पर आता है एचलन। एचलन फॉर्म कौन सी होती है? एचलन फॉर्म होती है कि इसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन तो इसकी ये है कि जितनी भी आपकी है ना कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन ज़ीरो एंट्रीज आर प्रीसीडिंग द नॉन ज़ीरो रोज आर प्रीसीडिंग द ज़ीरोथ रो इफ एनी, और उसके साथ क्या आता है कि एंड द फर्स्ट लीडिंग एंट्री इज 1। क्या चीज़ दोबारा से करते हैं कि अ मैट्रिक्स, मैं लिख देता हूं, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन एचलन फॉर्म। इन एचलन फॉर्म इफ ऑल द non-zero rows precede the zeroth row and the number of zeros before first leading entry increase in succeeding rows and the leading entry is 1। वैसे तो मैं डेफिनेशन जो है ना ये बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, सीधा एग्जांपल से समझाते हैं, आपको बस समझ आनी चाहिए
कि अगर देखें 1 3 4 है, 0 1 2 है, 0 0 3 है और फिर 0 0 4। पहले नंबर पर क्या एचलन फॉर्म में कब कहलाता है? अगर सारी नॉन ज़ीरो रोज प्रिसीड करें ज़ीरोथ रो। पहली बात तो ज़ीरोथ रो होती है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों। वो कहता है कि जितनी भी, और नॉन ज़ीरो रो कौन सी होती है? जिसके अंदर एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो ज़ीरो ना हो। तो कहता है जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो सारी की सारी ज़ीरोथ रो से पहले आनी चाहिए, यहाँ पर आ रही हैं। फिर उसके बाद उसने कहा एंड द नंबर ऑफ ज़ीरो बिफोर फर्स्ट लीडिंग एंट्री, पहली लीडिंग एंट्री से नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इंक्रीज करते जाएं इन सक्सीडिंग रो। पहली रो जो है इसके अंदर ज़ीरो तो है ही नहीं कोई, उसके बाद दूसरी में एक ज़ीरो ऐड हुआ, मतलब एक एक्स्ट्रा है ना, पिछले से तो ज़्यादा ही आया, दूसरी में आप आए हैं तो एक और ज़्यादा आ गया इस तरह। और लीडिंग एंट्री जो हो वो क्या होगी? 1 होगी। इसे कहते हैं एचलन फॉर्म। इसी के साथ मैं बस रिड्यूस एचलन बता देता हूँ। रिड्यूस एचलन की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम, सीधा एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखें रिड्यूस एचलन में क्या होता है कि सेम टू सेम यही मैट्रिक्स हम बनाते हैं, मगर उसके अंदर क्या होगा कि जो लीडिंग एंट्री है ना, यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 4, ये मैंने गलती से लिख दिया, लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 और 0। अब इसके अंदर उसने बस बोला हमें, इसमें रिड्यूस एचलन और एचलन में फ़र्क क्या आता है? सेम टू सेम डेफिनेशन एचलन वाली है, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है कि जिस कॉलम में लीडिंग एंट्री मौजूद होती है ना, जिस कॉलम में भी लीडिंग एंट्री मौजूद होती है उसकी फिर बाकी सारी एंट्री लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारी एंट्री ज़ीरो होना ज़रूरी है। इसमें नहीं है, इसमें देखें टॉप वाली नहीं है ज़ीरो, इसमें टॉप वाली भी और बॉटम वाली दोनों सारी बाकी ज़ीरो होना ज़रूरी है। बाकी इसकी डेफिनेशन वही है। ये रिड्यूस एचलन का था और एचलन का था। इसके इनको वैसे कन्वर्ट करना किस तरह होता है कि रिड्यूस एचलन और एचलन में वो आप लोगों को रो ऑपरेशंस लगाते हैं, और रो ऑपरेशंस आप लोगों को पता है कौन से होते हैं कि आप रोज़ को किसी स्केलर के साथ ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, रोज़ को आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा के किसी थर्ड रो के साथ ऐड करवा सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। इस तरह के जो ऑपरेशंस है रो, ये तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद आपको आता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़, number of non-zero rows in reduced echelon form, reduced echelon form of a matrix। ये फेडरल के अंदर जो केपीके की बुक है उसके अंदर एचलन का लिखा हुआ है, लेकिन पंजाब में रिड्यूस एचलन लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर रिड्यूस एचलन लिखेंगे, इन रिड्यूस एचलन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। बस अब देखो क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेके जाएं और आप उसको फिर उसकी नॉन ज़ीरो रोज़ चेक करें, तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी? उस मैट्रिक्स का रैंक आ जाएगा। पर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से नहीं करेंगे कि हम इसको पहले रिड्यूस एचलन फॉर्म में लेके जाएं, क्योंकि अगर उधर क्वेश्चन आ जाए तो आप सारा टाइम नहीं लगा सकते कि आप पहले उसको रिड्यूस एचलन में बनाएं फिर आप उसकी नॉन ज़ीरो रोज़ चेक करें। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक इसका पूरा मेथड है। मैं क्वेश्चन एक करवाता हूँ सॉल्व, और फिर उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या करना है। 2 1 5 3/3 का ही हम ले लेते हैं। ये किसी भी ऑर्डर के लिए लग सकता है, 3/3 या उससे हायर के लिए लग सकता है ये मेथड, ठीक है। बस आपने इसको उससे फिर जो अगर 3/3 से हायर हो तो आपने इसको ज़्यादा दफ़ा थोड़ा करना पड़ता है सॉल्व, ठीक है। पहले नंबर पर आप क्या करेंगे, इसका अगर रैंक निकालना है ना, मैं क्या करूँगा, 1 लिखूँगा 1, ठीक है, उसको प्लस करूँगा, प्लस में एक मैट्रिक्स की फॉर्म लिखें, ऐसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म लिखें, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, देखें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, या इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा बड़ा आ जाए। अब इसके अंदर पहली एंट्री और इसके साथ ये और इन दो को लें, इनका डिटर्मिनेंट लें, पहली इन दो का 2 1 5 -1 इनका डिटर्मिनेंट लें, ये ऐसे मैंने लिख दिया।
फिर आपने इसका और इन दो का और इनका लेना है। कैसे? इसका वैसे 2 1 और फिर इनका लेना है 7 3 और 7। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे? नीचे आपने इसको छोड़ देंगे, पहली और तीसरी इनको लेंगे। कैसे? 2 5 और इसमें 5 वैसी आएगी लेकिन साथ फिर 0 आ जाएगा, 5 0। फिर इसमें क्या होगा? 2 5 और ये क्या हो जाएगा? 3 3। इस तरह इन सारों का डिटर्मिनेंट लिखना है। ये 4 एंट्रीज आ जाएंगी, उनका अलग से डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब आगे क्या करेंगे? 1 प्लस किया हुआ था वो हमने वैसे का वैसे ही लिखा है। ये क्या बनता है? -2 -5 -7। ये क्या बनता है? 7 14 -3 11। ये क्या बनता है? 0 -25 -25। ये क्या बनता है? 6 -15 -9। ये बन गया आपके पास। अब आगे अब देखें, हमारे पास ये जो है ये फिर से एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। तो हम इसमें फिर एक और ऐड करेंगे उसी तरह। 1 ऐड किया था उसमें फिर एक और ऐड करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2। और फिर से अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 1 तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, यानी मैट्रिक्स फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। अब इसका डिटर्मिनेंट लें। -7 -9 क्या आता है? 63 और -25 और +11 क्या आता है? ये माइनस था तो एक फॉर्मूले का माइनस हो जाएगा, +11 × 25 हो जाएगा 275। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 प्लस ये, बस इसको आगे आपने सॉल्व कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात मेरी यहाँ पर याद रखें, यहाँ से आगे रैंक कैसे आएगा? रैंक तो इतना बड़ा नहीं आता। इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो है ये अगर आपके पास = 0 आ जाए ना, अगर ये यहाँ पे जो आंसर है = 0 आ जाए तो जो ये वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन अगर = ना आए यानी नॉट = 0 आए, जिस तरह ये = 0 नहीं आया तो इसमें एक और +1 करो तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये आ जाएगा +1 करके जो वैल्यू आएगी वो होगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह आपने इनको सॉल्व करना है। अब आपके पास ये एक ट्रिक सी थी और इससे ना मतलब ये तरीका है, या आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे बगैर प्रैक्टिस किए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते बगैर प्रैक्टिस किए। और इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी, फिर ये आएगा। एक और दफ़ा से मैं बस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या करना है? 1 लिखना है, प्लस करना है, इस सारे को एक होल बड़े डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है। पहली 2 और इनको लेना है, फिर इसको और इसको लेना है, फिर इसको और इसको और इसको और इसको लेना है। इस तरह करना है आपने, या पहले इसको और इसको फिर इसको और इसको लेना है। ये बस आपको ना समझ आ जाएगी यहाँ से, ये मैंने आपको करवाया। फिर उसके बाद जब तक ये मैट्रिक्स ख़त्म ना हो जाए, मैट्रिक्स की फॉर्म, तब तक आप इसमें 1, अब देखें एक स्टेप किया ना ये सारा, अब ये फिर से मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए एक और 1 प्लस ऐड करेंगे, जिस तरह यहाँ पर किया था। 1 प्लस ऐड किया और फिर इसको सॉल्व किया। अगर यहाँ पर = 0 आ जाए तो जो भी ये वैल्यू होगी ना वो कहलाएगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन अगर यहाँ पर = 0 ना आए तो फिर इस वैल्यू में एक ऐड करेंगे और उसे कहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद अब आपके पास आ रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उनको जब सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिसेस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स भी आपको इस्तेमाल करने, क्रैमर रूल वगैरह, और वो जो हैं क्रैमर रूल है, आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ये सारे आप लोगों ने पढ़े हैं। उस पर टाइम ज़ाया नहीं करने की ज़रूरत। हम सिर्फ क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर करने लगे। या एक दफ़ा बस मैं ये लिख देता हूँ, क्रैमर रूल का, पीछे हो जाए, क्रैमर रूल का हम क्या लिखेंगे कि अगर आपने x निकालना है तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ax/a। ये कैसे होता है? a अगर मैट्रिक्स है ना, कोई भी a b c d e f g h i, ये है। x मैट्रिक्स होता है वेरिएबल्स का, x y z, ठीक है ना। और b मैट्रिक्स होता है जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लिखे होते हैं, उनको हम k1 k2 और k3 कह सकते हैं। वीडियो में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। अब इससे x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू अब, अच्छा ax क्या होगा? ax क्या होता है?
आप उस वैल्यू में ना अगर ax लेना है तो इसको रिप्लेस करें फर्स्ट कॉलम को b की वैल्यू से, k1 k2 k3, बाकी ये सारा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैसे ही है बाकी। इसी तरह ए वाई अगर लेना है तो दूसरे को रिप्लेस करेंगे, ए जेड लेना है तो तीसरे को रिप्लेस करेंगे इस कॉलम को इससे, सही है। एक्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, वाई के लिए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट, जेड होता है ए जेड ओवर डिटर्मिनेंट ओवर ए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो आता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के अंदर मैं बस ये आप लोगों को ज़रा इसलिए करवा रहा हूँ इनका, वैसे तो ये करवाना ज़रूरी नहीं है, मतलब मुझे ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप लोगों ने पहला पढ़ा हुआ है। इसमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये उसकी इक्वेशन होती है। तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है ना। आपके पास ये आ जाता है। इसमें अब देखें आप तो एक और बात या इसके बाद आपके पास क्या आएगा कि ये तो मैंने आपको इक्वेशन लिख दी ना, बस मैंने इसका समझाना यही था। एक्स उसी तरह है ये वेरिएबल का और बी और ए सब सारा। अब मेन हम बात पे आ रहे हैं, मेन बात है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो कि असल पढ़ानी है, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स हैं काफ़ी सारे, मैं ये सारा ही रेज कर रहा हूँ और फिर पूरा ही लिखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैं एल ई लिख रहा हूँ, सही है, ये मैं पता है। अब इसके अंदर सिस्टम दो तरह का होता है, एक तो होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए पहले मैं यहाँ पर ये इक्वेशंस लिख दूँ कि ए क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2, k2 है, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू k3, ठीक है। इनसे आप मैट्रिसेस बनाते हैं। होमोजीनियस मैट्रिक्स वो होता है कि जिस होमोजीनियस सिस्टम वो होता है जिसके अंदर k1, k2 और k3 जितने भी इसके अंदर सिस्टम के अंदर कॉन्स्टेंट्स होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे। कॉन्स्टेंट्स कोई भी उसका नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम। और इसके बाद हेट्रोजीनियस वो होगा कि जिसके अंदर जो k1 है या ये जो एटलीस्ट वन कांस्टेंट है ना, एटलीस्ट वन कांस्टेंट इज नॉन जीरो, ठीक है। अब देखें यहां पर इसके अंदर क्या होगा, इसका होता है ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये होमोजेनियस सिस्टम होता है ऑलवेज कंसिस्टेंट, और ये कांस्टेंट लिख दिया कंसिस्टेंट, यानी इसका हमेशा आंसर होता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इसका आंसर ना मौजूद हो। और ये ज़रूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंसिस्टेंट हो जो नॉन होमोजीनियस है। अब नॉन होमोजीनियस की भी ना आगे से टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें एक आता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल, और एक आता है नॉन ट्रिवियल, ठीक है। अब ट्रिवियल के अंदर देखें, इसके अंदर क्या होगा कि जितनी भी x, y और z जो आपके वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू आपने निकालनी है वो सारे के सारे जीरो के इक्वल आ जाएंगे, इसे कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, इसमें जीरो के इक्वल नहीं आती बस। अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ कंडीशंस हैं कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो के इक्वल नहीं होता, इसमें नहीं होता, और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a जीरो के इक्वल होता है। इसके अलावा एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन है इसमें कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के।
नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक है ना, यानी इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, x, y और z, 3 वेरिएबल हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 होना ज़रूरी है। ये दोनों कंडीशन उसको फॉलो करेगा। अगर उसके 3 वेरिएबल्स हैं, 3 ही रैंक आता है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो होमोजीनियस, और उसके लिए ये सारी चीज़ ये भी होना ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल केस है। इसी के बजाय अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो लेस देन आ जाए, मैं यहाँ पे यूँ लिख रहा हूँ, लेस देन आ जाए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो फिर देखें यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और इसका सिस्टम का रैंक जो आ जाए वो 2 आ जाए, ए मैट्रिक्स का, या 3 से कम आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन 3 से कम हो, तो फिर आप क्या कहेंगे, इट इज़ नॉन ट्रिवियल केस। अब इसके हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस के आगे से 3 होते हैं केसेस। एक इसके अंदर आता है वो होता है यूनिक, एक आता है इनफाइनाइट, और एक आपके पास आता है नो सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखें यूनिक से है कि आपके पास इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसमें रैंक ऑफ ए इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए बी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह लिखा जाता है, आप लोगों को ये वैसे पहले पढ़ाया हुआ भी है, यानी आप लोगों ने पहले एफएससी में पढ़ा हुआ है कि अगर ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस तरह लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो भी होता है ना, जिस तरह इसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हो, इसके साथ आप ऐसे लाइन लगाते हैं और फिर यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू K1 है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ K1 K2 और K3, ठीक है ना। जब आप ए मैट्रिक्स के साथ एक डॉटेड लाइन लगा के या स्ट्रेट लाइन लगा के आप इनको यूँ लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स को, तो उसे कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो वो कहता है कि अगर रैंक ऑफ ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल आए और वो इक्वल हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक है, तो ये कहलाता है, ये क्या होता है, यूनिक केस, यानी इसमें एक खास एक ही आंसर आता है। यूनिक का मतलब है सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके एक से ज़्यादा आंसर आ जाए। इनफाइनाइट होता है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट आ जाए 0, ठीक है। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और दूसरी कंडीशन है इसकी कि रैंक ऑफ ए, जो रैंक ऑफ ए है वो इक्वल आ जाए रैंक ऑफ ए बी के, मगर वो कम हो किससे, नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो ये कहलाता है इनफाइनाइट। इसमें फिर इनफिनिट सोल्यूशन आएंगे, आपके पास ढेर सारे सोल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नो सोल्यूशन है, ये तो ये होता है इनकंसिस्टेंट वाला। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है 0, और इसमें रैंक ऑफ ए जो है ना, रैंक ऑफ ए वो होता है लेस देन रैंक ऑफ ए बी, ठीक है। अब ये होगा इन सोल्यूशन। अब कंसिस्टेंट कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई ना कोई आंसर आ रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा केस है जिसके अंदर आंसर नहीं आ रहा, वो है नो सोल्यूशन। तो ये वाला जो होता है ना, ये होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। बाकी सारे के सारे ये दोनों भी कंसिस्टेंट है, यानी हेट्रोजीनियस में ये दोनों यूनिक और दूसरा कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इस तरह आपने ये कर